हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ग्लोबल क्राइसिस कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच में देखो लगातार युद्ध जारी है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में भी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में जब अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने किसी न किसी वजह से आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर लगता है कि कहीं वैश्विक शांति और अधिक भंग तो नहीं होगी, कहीं वैश्विक शांति को लेकर के और अधिक खतरा तो नहीं मंडरा रहा है। आज की चर्चा में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। आखिर अमेरिका ने क्या ऐसा कर दिया है, क्या ऐसा निर्णय लिया है जिसको लेकर के रूस में बौखलाहट की स्थिति देखी जा रही है। इसको हम लोग विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मानसून धमाका सेल का आज अंतिम दिन है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को अच्छे से पूरा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस बैच के अंतर्गत। 27 जुलाई से बैच की शुरुआत हो गई है और यदि आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए इसमें एडमिशन लेते हैं तो मात्र 24,999 रुपये में ही आप इस कोर्स को इंजॉय कर सकते हैं, इस कोर्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इस बैच की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आप प्री 2025 को क्वालिफाई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी पूरी फ़ी वापस हो जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि इसी फ़ी के अंतर्गत आपको एसे और सीसेट की भी कक्षाएँ मुहैया करवाई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। जल्द से जल्द इस सेल का लाभ उठाइए और जीएस की अपनी तैयारी को और बेहतर रूप प्रदान कीजिए। आइए चर्चा को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया ही कि अमेरिका और जर्मनी के बीच में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और इस बातचीत का जो नतीजा है वह 2026 में निकलने की संभावना है। 2026 में क्यों? दरअसल दोनों देशों ने यानी अमेरिका और जर्मनी ने यह विचार किया है कि जर्मनी में अमेरिका के द्वारा कुछ मिसाइलों की तैनाती की जाएगी। ठीक है जी। और इसी के कारण, और ये जो मिसाइलें हैं ना, ये लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, छोटी मोटी मिसाइलें नहीं हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, यानी कि दूर तक मार कर सकती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी दूरी की बात की जा रही होगी, है ना। अच्छा, अब इसी मामले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी ने अपना रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, कुछ ऐसे ही स्थिति कुछ समय पहले देखी गई थी। कब? शीत युद्ध के समय में, कोल्ड वॉर के समय में। अभी मैं बात करूंगा कोल्ड वॉर के बारे में। तो उस समय भी जर्मनी में ही, पश्चिमी जर्मनी में, जिस समय कि पूर्वी जर्मनी रूस के पक्ष में था, सोवियत संघ के पक्ष में था, तत्कालीन सोवियत संघ, और पश्चिमी जर्मनी अमेरिकी खेमे में था। तो एट दैट टाइम ऑल्सो अमेरिका के माध्यम से ही परसिंग 2 मिसाइल की तैनाती की गई थी और ये मध्यम दूरी की मिसाइल थी और वह जो दौर था वह शीत युद्ध का दौर था। तो अभी वर्तमान में अमेरिका के द्वारा जो ये बातें की जा रही हैं कि हम जर्मनी में मिसाइल तैनात करेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि हम शीत युद्ध की स्थिति में फिर से चले आए? और यदि अमेरिका ऐसा करेगा तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा जो उनके विचार हैं वो इसी चीज़ को बयां कर रही है। इसके अलावा परमाणु हथियार ले जाने के लिए डिजाइन की गई परसिंग 2 मिसाइल को अमेरिकी सेना के द्वारा 1983 में पश्चिमी जर्मनी में तैनात किया गया था, ये मैंने आपको बताया। और टारगेट क्या था? टारगेट था सोवियत संघ। अमेरिकी ठिकानों पर यह तैनातियां की गई थी। क्लियर है ना? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने वो लोकेशन मेंशन किया हुआ है, ये है वो पश्चिमी जर्मनी का इलाका जहाँ पर कि ये परसिंग 2 को तैनात किया गया था 1983 में। और ये पूर्वी जर्मनी का इलाका है। ये जो संपूर्ण क्षेत्र था ये सोवियत संघ के प्रभाव में था। बीच में बर्लिन की दीवार थी, है ना, वॉल ऑफ बर्लिन। बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, बर्लिन की दीवार टूट गई, देन फिर सारी स्थितियाँ बदल गई। तो खैर, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आप ऑरेंज कलर से कुछ आकृतियां देख रहे हैं, ये दरअसल परसिंग 2 मिसाइल ही है जिसकी तैनाती यहाँ पर उस समय की गई थी। ठीक है। अच्छा, आगे देखें। अब हम लोग जिस कोल्ड वॉर के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि आखिर कोल्ड वॉर जैसी स्थिति फिर से पनप सकती है, तो कोल्ड वॉर का मतलब क्या हुआ? दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध चला और उसके बाद एक युद्ध की बंदी की स्थिति आ जाती है, समाप्ति की स्थिति आ जाती है, तो एट दैट टाइम
सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक तनातनी विचारधारा के स्तर पर, अपनी क्षमता के स्तर पर उभरती है और इसके बाद द्विध्रुवीय विश्व जैसी स्थिति हम लोग देखते हैं, जिसको बाइपोलर वर्ल्ड की संज्ञा दी जाती है, जहां एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में, वहीं दूसरा खेमा सोवियत संघ के नेतृत्व में आ जाता है। और इसी के दौरान में जो शीत युद्ध का दौर है ये शुरू होता है। शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें डायरेक्ट सैन्य हस्तक्षेप नहीं था, इसमें न अमेरिका और न ही सोवियत संघ के माध्यम से कोई डायरेक्ट लड़ाई हो रही थी या सैन्य हमले हो रहे थे, ऐसा नहीं था, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्ट वे में ये दोनों ही देश अपने अपने जो भी प्रभावित कंट्रीज थे, प्रभावित देश थे, इनकी सहायता कर रहे थे। अप्रत्यक्ष तौर पर इनकी भूमिका विभिन्न युद्धों में देखी जा रही थी और इसी लिहाज से इसको शीत युद्ध की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है ना। तो विश्व की दो महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई यहां पर हम लोगों को दिखता है। इसके अलावा एक दूसरे पर आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक स्तर पर वर्चस्व हासिल करने की कोशिश इस दौरान की जाती है। इसी दौरान एक दूसरे के पड़ोसी देशों में भी मिसाइल तैनाती की होड़ शुरू हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जिसका दोस्त है वो उसके यहाँ पर अपना कुछ हथियार छोड़ दे रहा है कि ठीक है, मैं यहाँ पर अपना बंदूक, अपनी टैंक यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जहाँ कोई कुछ इधर उधर करेगा तो यहाँ से हम लोग बम्बार्डिंग कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही स्थिति जर्मनी में 1983 में अमेरिका ने की और इससे भी पहले रूस के द्वारा ही इनफैक्ट एक मामला आया था, क्यूबा में उसने मिसाइल की तैनाती की थी, है ना। क्यूबा जो कि मध्य अमेरिकी देश है और यहाँ पर मिसाइल की तैनाती के चलते अमेरिका के लिए खतरा पैदा हो गया था। तो ये सारी बातें अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं तो 1961-62 में ऐसी स्थिति सामने आई थी। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों यानी कि तत्कालीन सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका को 1962 में परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि फिर से ऐसा लग रहा था कि कहीं एटॉमिक वॉर की शुरुआत न हो जाए, और दोनों देशों के बीच में तब तक एटॉमिक जो पावर्स थे वो आ ही चुके थे। इसके अलावा कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टालने की कोशिश की गई। क्यूबा भी तब इस शीत युद्ध में शामिल हो गया था जब अमेरिका ने साल 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध तोड़ दिए थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि क्यूबा चूंकि मध्य अमेरिकी देश है, सोवियत संघ तो दूर में था, लेकिन हुआ ये कि क्यूबा में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, कुछ ऐसी विचारधारा के लोग उस समय वहाँ पर आ चुके थे जो कि सोवियत संघ की विचारधारा से अपना संबंध, अपना संपर्क रखते थे और ये दोनों ही साम्यवादी विचारधारा को तरजीह देते थे। वहीं अमेरिका की जो विचारधारा थी ये पूंजीवादी विचारधारा थी और ऐसे में एक विचारधारा की लड़ाई यहाँ पर पनप चुकी थी। अमेरिका ने क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए एट दैट टाइम, जबकि पहले से उसका प्रभाव था, जिसमें कि अमेरिका के प्रभाव वाली सरकार वहाँ थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अमेरिका के प्रभाव वाली सरकार जैसे ही अपदस्थ हुई तब उसने वहाँ पर से अपनी स्थिति को समाप्त किया और देन फिर क्यूबा संकट जैसा माहौल पैदा हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तब सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि की और क्यूबा को हर स्तर पर अपना सहयोग भी दिया था। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर मैंने वो मैप के माध्यम से भी बताया है। ये है पार्टिकुलर वो इलाका क्यूबा का जो हवाना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और यहाँ से जो सोवियत संघ ने मिसाइल की तैनाती की, निश्चित तौर पर अमेरिका के लॉन्ग रेंज को वो कवर कर सकती थी और निश्चित तौर पर अमेरिका के जस्ट नीचे, अमेरिका के नाक के नीचे सोवियत संघ ने बैंड बजा दिया था अमेरिका का उस समय एट दैट टाइम। क्लियर है ना? तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और बात करें कि साल 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिग्स आक्रमण की योजना बनाई, जिसका मकसद था सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चूंकि जो फिदेल कास्त्रो थे, इनके द्वारा साम्यवादी विचारधारा को तरजीह दिया गया था, मैंने अभी बताया भी, और सोवियत संघ लगातार इनको अपना सपोर्ट दे रहा था। क्लियर है? अमेरिका का यह अभियान विफल रहा। इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ से सैन्य मदद की अपील की, जिस पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल की तैनाती की बात यहाँ पर कर दी थी और इसका मकसद था अमेरिका को टारगेट करना। क्लियर है ना? ये सारी स्थितियां वहां उस समय पैदा हो रही थी।
वर्तमान की स्थिति की यदि हम बात करें तो वर्तमान में दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध के बादल फिर से गहरा रहे हैं। शीत युद्ध का मतलब फिर वही बात कि दोनों अपने अपने पड़ोसियों में, दोनों अपने अपने सहयोगियों को अपने अपने लेवल पर सपोर्ट करने की पेशकश कर रहे हैं और दोनों ही अप्रत्यक्ष तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ रूसी जंग ने फिर से पश्चिमी ताकतों को एकजुट कर दिया है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से नाटो के माध्यम से अमेरिका अपना प्रभाव इन क्षेत्रों में पश्चिमी यूरोपीय देशों में बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। वहीं पश्चिमी देश परोक्ष रूप से रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। साथ ही फिर से हथियारों का निर्माण और तैनाती की होड़ शुरू हो चुकी है। रूसी राष्ट्रपति का बयान इसी की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर है ना? इसी को ये इंडिकेट कर रहा है कि संभवतः घड़ी वही आ गई है ना? अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि जब हम लोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के तनातनी को देखते हैं तो स्टार्ट और न्यू स्टार्ट संधि के बारे में भी विचार करना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, शीत युद्ध की शुरुआत हुई, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो उसी दौर में स्टार्ट संधि इन दोनों के बीच में होती है और इस संधि का मतलब था स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। स्टार्ट का मतलब हुआ स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि रणनीतिक तौर पर हम अपने हथियारों को कम करने, उसमें कटौती करने को लेकर के काम करेंगे और इसके लिए इन दोनों ने संधि की थी, है ना। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बाद में इस संधि का कोई खास प्रभाव नहीं रहा। इस संधि पर 31 जुलाई 1991 को हस्ताक्षर किए गए, बाद में 1994 में लागू किया गया इसे, और देन फिर स्टार्ट अमेरिकी और रूसी सामरिक परमाणु हथियारों में जबरदस्त कटौती की पहली संधि भी मानी गई थी। इसने उस समय अस्तित्व में मौजूद सभी सामरिक परमाणु हथियारों में से लगभग 80% में रिडक्शन लाने की कोशिश की थी, 80% में, है ना। अच्छा, इसके अलावा 8 अप्रैल 2010 को प्राग में अमेरिकी राष्ट्रपति, जो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बीच में नई स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए गए और यह संधि वर्ष 2011 में लागू हुई। फिर वर्ष 2021 में इसकी समाप्ति होनी थी, फिर से इसको रिन्यू करना था, लेकिन इसी बीच कोरोना का दौर आया और देन फिर मामला फिर से पलट गया। इसे 5 वर्ष और बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया। यह दोनों पक्षों को 700 सामरिक लॉन्चर और 1550 रणनीतिक परमाणु हथियारों तक सीमित कर दिया, है ना। और इसके बाद 21 फरवरी 2023 को रूस ने न्यू स्टार्ट में से अपनी भागीदारी को निलंबित कर दिया। इसने कहा कि भैया अब हम इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस का जो युद्ध है वो वर्ष 2022 में शुरू हो चुका था। क्लियर है ना। तो ये सारे जो अपडेट्स हैं यहाँ पर दोनों देशों के बीच में दिख रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियाँ संघर्षरत हो गई हैं अलग अलग खेमे में, ऐसे में ऐसी संभावना है कि रूस और अमेरिका फिर से एक नए शीत युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि दोनों देशों को अपनी अपनी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वैश्विक कल्याण को फोकस किया जा सके। और इसमें भारत जैसे देश की भूमिका निश्चित तौर पर हो जाती है, क्योंकि भारत के द्वारा हमेशा किसी भी स्तर पर किसी भी खेमे का कोई भी सपोर्ट नहीं किया गया है, चाहे अब की बात करें या पहले की बात करें, है ना। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रही है और भारत के द्वारा इन दोनों देशों के साथ व्यक्तिगत तौर पर यानी कि द्विपक्षीय तौर पर एक आपसी संबंध बना है और भारत को यह कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी शीत युद्ध की संभावनाओं को जितना हो सके रोकने पर बल दिया जाए ताकि विश्व विकास की ओर आगे बढ़े, विश्व विनाश की ओर आगे न बढ़े। ठीक है, आज की चर्चा यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको आज की चर्चा से कई सारे पहलुओं को समझने में आसानी होगी। क्यूबा संकट क्या था, जो स्टार्ट और न्यू स्टार्ट की बात हम लोग हमेशा करते हैं वो क्या है, और वर्तमान में अमेरिका के द्वारा जो स्टेप उठाए जाने की बात चल रही है इसको लेकर के रूस का क्या विचार है।
क्लियर है? अच्छा, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि P2I बैच में आज मानसून धमाका सेल का अंतिम दिन है। यदि आप इस बैच में बहुत ही एफोर्डेबल फी के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, मात्र 24,999 रुपये में आप इस कंप्लीट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आज की कक्षा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप इस कक्षा का PDF पाना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।